ओके तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन और प्रोग्नोस और जो है वो एक्सपीरियंस से रिलेटेड एविडेंस हम लोग को कहाँ से मिल सकते हैं। अब हम लोगों ने देखना है कि प्रोग्नोसिस से रिलेटेड एविडेंस हम लोग को कहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बात पीछे से याद होनी चाहिए कि प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडीज आर द बेस्ट स्टडीज जो कि हमें एविडेंस प्रोवाइड करती हैं इफेक्ट जो है ना प्रोग्नोसिस का। प्रोग्नोसिस से मुराद क्या होती है? एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द डिजीज, मतलब डिजीज का एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है कि विद टाइम आफ्टर 6 वीक्स पेशेंट किस तरह से जो है वो उस डिजीज से रिस्पॉन्स करेगा या उस इंटरवेंशन से रिस्पॉन्स करेगा, उसको हम जो है वो प्रोग्नोसिस कह रहे होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास वो कहते हैं कि क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन क्यों हम लोग को बेस्ट एविडेंस नहीं प्रोवाइड करती, क्योंकि वो कहते हैं कि हम लोग को जब भी स्टडी कर रहे होते हैं तो यूजुअली स्टडी के अंदर हम लोग को एक लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस चाहिए होता है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस हम लोग को क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन से तो नहीं मिल सकता। हो सकता है कि कुछ पीपल जो है वो रिसर्च को छोड़ जाए, कहीं दूसरे शहर में पहुंच जाए, या फिर उनका फॉलोअप जो है वो प्रॉपर ना हो, फेल टू फॉलोअप हो जाए। ठीक है, या कुछ पीपल जो है वो अपनी रिसर्च को रिस्पॉन्स को एग्जैजरेट कर दें, या कुछ पीपल जो है वो क्रॉनिक कंडीशन के साथ है तो हो सकता है उनकी डेथ भी हो जाए। ठीक है, तो वो कहते हैं कि फेलियर होगा एक सबसेट ऑफ द पीपल का, एक ग्रुप ऑफ पीपल का टू फॉलो अप, तो उसको हम कहेंगे कि ये हम लोग को बेस्ट एविडेंस नहीं प्रोवाइड कर सकता लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस के लिए। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि नेक्स्ट पे हमारे पास आती है क्लिनिकल रिसर्चेस। क्लिनिकल रिसर्चेस हम लोग को बेस्ट एविडेंस क्यों प्रोवाइड कर सकती हैं? वो कहते हैं कि हमें प्रोग्नोसिस का एविडेंस लेने के लिए क्या होता है कि एक रिसर्चर को ज़रूरी होता है कि वो ग्रुप पीपल ऑफ इंटरेस्ट के साथ काम करे। ठीक है, जिनके अंदर वो कंडीशन थी उनके साथ काम करे, उसको स्टडी करे और फिर उनको फॉलो अप करे थ्रू अ पीरियड ऑफ टाइम, और उन चेंजेस जो उसकी बॉडी के अंदर होंगे आफ्टर दैट इंटरवेंशन और मे बी डिजीज़ की वजह से, तो उसको वो क्या करे, रिपोर्ट करे। तो उसको हम कहते हैं कि ये होती है क्लिनिकल रिसर्चेस। इनको हम लॉन्गिट्यूशनल स्टडीज़ भी कहते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि इसी तरह लॉन्गिट्यूशनल स्टडीज़ में प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी हम लोग को बेस्ट एविडेंस प्रोवाइड करती है, क्योंकि हमने पढ़ा था प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी लुक फॉरवर्ड इन टाइम। ठीक है, ये आगे की चीज़ देख रही होती है। ठीक है, जबकि रेट्रोस्पेक्टिव पीछे की चीज़ देख रही होती है। तो कहते हैं कि फॉरवर्ड अगर हम लोगों ने देखना है, जाहिर सी बात है कि मैंने विद टाइम इफेक्ट देखना है ना, तो उसके लिए मैं फॉरवर्ड ही स्टडीज़ देखूंगी, तो वो फिर हमारे पास प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडीज बेस्ट एविडेंस प्रोवाइड ही करती हैं। ठीक है, यही चीज़ इसके अंदर है। अब वो कहते हैं कि हमारे पास ना क्लिनिकल ट्रायल्स जैसे कि आरसीटीज क्यों बेस्ट एविडेंस नहीं प्रोवाइड कर सकते। वो कहते हैं कि जो आरसीटीज होती है ना, उनके अंदर मसला तो एक बात तो ये है कि हम लोग को कुछ ना कुछ आइडिया तो हो सकता है, लेकिन चूंकि उसमें हमारा मेन फोकस ये नहीं होता, उसमें हम यूजली इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन की ही बात करते हैं। रिसर्चर भी उसमें इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन की ही बात करते हैं कि इंटरवेंशन इफेक्टिव है कि नहीं। तो वो कहते हैं कि ये रिसर्चेस जो है वो प्रोग्नोसिस की इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं जो है वो हिडन रह जाती है या अनरिकग्नाइज जो है वो रह जाती है। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि जो हमारे पास आरसीटीज है ना, वो यूजली हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि हम लोग आरसीटीज देखने के लिए इंडिविजुअल को रैंडमाइज ही करें, क्योंकि हमें पता है आरसीटी में हम रैंडमाइजेशन कर रहे हैं और उसका हमने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ही यही पढ़ा। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हम लोगों ने जो है वो प्रोग्नोसिस की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हम लोग को रैंडमाइजेशन करने की जो है वो ज़रूरत हो। देखिए उसमें लिखा हुआ है कि ये पहला इफेक्ट उसने बताया हुआ, सो द प्रोग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन में बी बरीड अनरिकग्नाइज्ड एंड हिडन इन रिपोर्ट्स ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल्स, और इंपॉर्टेंटली क्लिनिकल ट्रायल्स डू नॉट हैव द रैंडमाइज्ड ट्रायल टू प्रोवाइड प्रोग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन। उनको नहीं चाहिए कि वो रैंडमाइज्ड ट्रायल रखे, दे डू नॉट हैव they do not even have to be controlled trials. ठीक है, studies of the effect of intervention must have controlled groups to distinguish the effect of intervention from the effect. जाहिर सी बात है दो ग्रुप्स हैं और हम लोग ने इंटरवेंशन का इफेक्ट देखना है, तो हम लोग को दो सेपरेट जो है वो पॉपुलेशन को सेपरेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ थी। उसके बाद नेक्स्ट पे हमें कहते हैं कि जो सिस्टमेटिक रिव्यूज़ हैं वो इसके अंदर इतनी ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते। ठीक है, लास्टली उसने हम लोग को यही बताया था कि हमारे पास जो है ना कुछ सिस्टमेटिक रिव्यूज़, कुछ ऑथर्स जो हैं उन्होंने हमारे पास जो है वो प्रोग्नोसिस के नैरेटिव रिव्यूज़ दिए थे, लेकिन वो कहते हैं कि नैरेटिव रिव्यूज़ में एक तो ये कि बायसनेस आ जाती है, वही पीछे वाली बात है जो हम बार बार पढ़ के आए हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि हम लोगों ने लॉन्गिट्यूशनल कोहॉर्ट स्टडीज़ को लिया और हम लोगों ने डिफरेंट लोगों को देखा, उन्होंने जो है वो उसके प्रोग्नोसिस के लिए कुछ सिस्टमेटिक रिव्यूज़ ज़रूर बनाए हैं। ठीक है, ये चीज़ इसके अंदर। और फिर वो कहते हैं कि आरसीटीज इसके लिए जो है ना वो अल्टीमेटली हमारे पास जो है ना वो, अगर मैंने जो है देखिए किसी कंडीशन के प्रोग्नोसिस के लिए मैंने अगर सिस्टमेटिक रिव्यू बनाना है ना, तो मैं उसके लिए प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडीज़ को यूज़ करूँगी। इसी तरह अगर मैंने इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन के लिए बनाना है तो मैं आरसीटीज यूज़ करूँगी। ठीक है, उस रिसर्च में, उस रिव्यू में अपने में लिखूँगी। ठीक है, तो बेसिकली उसने हर सेक्शन में सिस्टमेटिक रिव्यू डाला हुआ है, तो उसका मकसद ये बात बताने का। ठीक है, ओके तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे ना हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द एविडेंस ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द डायग्नोस्टिक एंड
स्क्रीनिंग टेस्ट। देखिए हम लोगों ने पीछे सारी चीज़ें पढ़ ली हुई हैं, तो हम लोग को इसको बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन क्यों नहीं है। देखिए जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग को टेस्ट वगैरह स्टडी कर रहे होते हैं, तो हम लोग को ना उसकी स्पेसिफिसिटी पे बात करनी होती है, ठीक है, और उसकी रिलायबिलिटी पे बात करनी होती है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि स्पेसिफिसिटी और रिलायबिलिटी जो है ना, वो हम लोग को क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन से तो नहीं पता चल सकती, ठीक है। हो सकता है कि कुछ पेशेंट्स को कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर डिफरेंट कंडीशन थी, जिसके अंदर उसको इंटरवेंशन वो जो है ना, हम लोगों ने वो टेस्ट अप्लाई किया, और हो सकता है पेशेंट ने उस वक्त उस पर जो है ना डिफरेंट रिस्पॉन्स शो किया। देखिए उसने लिखा हुआ है कि टेस्ट फाइंडिंग कॉरेस्पॉन्ड विद द सब्सिक्वेंटली प्रूव्स टू बी करेक्ट डायग्नोसिस, इट मे बी पॉसिबल टू डू इन अ रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस, बट मोर ऑफन दैट डू नॉट सर्कमस्टांसेस कॉन्स्पायर टू मेक इट डिफिकल्ट टू ऑब्टेन अनबायस्ड एस्टिमेट, ठीक है, बायसनेस का रिस्क होगा। दूसरी चीज़ उसने यहाँ पर लिखी हुई है कि यूजली पेशेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों को यूजली रूटीनली अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि ऑल पेशेंट आर सब्जेक्टेड टू सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन। हर पेशेंट को डिफरेंट तरह से आप इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी बात जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे हमारे पास नेक्स्ट पे आ जाता है कि क्लिनिकल रिसर्च, ठीक है। अब क्लिनिकल रिसर्च के अंदर हम करते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज के अंदर बस आपने दो बातें याद रखनी है। एक, हमारे पास दो तरह के टेस्ट होते हैं, ये बातें यहाँ आपसे पूछेंगे। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो इफेक्टिव इंटरवेंशन, जिसमें हर स्टडी को एक्सप्लेन करता है। अच्छा, इसके अंदर नंबर 1 पे हमारे पास आते हैं टेस्ट। टेस्ट में वो कहते हैं कुछ हमारे पास टेस्ट होते हैं स्टैंडर्ड रेफरेंस टेस्ट होते हैं, और कुछ हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, ठीक है। अब ना एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि एक हमारे पास होते हैं क्लिनिकल टेस्ट और दूसरे स्टैंडर्ड रेफरेंस या गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं। अब क्लिनिकल टेस्ट क्या होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अक्सर अपनी फिजियोथेरेपी में हम डिफरेंट टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारे पास लेजीक टेस्ट एक बहुत कॉमन टेस्ट है, SLR एक बहुत कॉमन टेस्ट है, जो कि हम शियाटिका को डायग्नोस करने के लिए करते हैं। और हमें ये सस्पेक्टेड होता है कि अगर पेशेंट को डिस्क हर्निएशन है, बैक पेन के साथ प्रेजेंट कर रहा है, और उसको मैं SLR करती हूँ, तो हो सकता है दैट मे बी रेलिवेंट टू द डिस्क हर्निएशन और प्रोट्रूजन की तरह मुझे जो है वो इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है। जबकि मैंने उस प्रोट्रूजन को कंफर्म किसके थ्रू करना है, मैंने उसको गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट के थ्रू करना है, जो कि MRI है। यूजुअली जो है ना कि एक्सपेंसिव टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो वही बात उसने बस ये बताई है, इन क्रॉस सेक्शनल स्टडीज ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट, अ ग्रुप ऑफ द सब्जेक्ट इज सब्जेक्टेड टू अ टेस्ट ऑफ इंटरेस्ट, वी विल कॉल इट अ क्लिनिकल टेस्ट। और फिर हमारे पास जो है वो रेफरेंस टेस्ट या रेफरेंस स्टैंडर्ड टेस्ट हमारे पास जो है गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं। जैसे कि उसने सिंपल हम लोग को वही बात लंबोसेक्रल नर्व रूट कंप्रेशन की एग्जांपल दी हुई है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये दो डेफिनेशंस आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में वही बात है कि भाई क्यों RCTs हम लोग को नहीं बता सकती। वो कहते हैं कि RCTs हम लोग को डायग्नोस्टिक टेस्ट की जो है ना, वही बात है पीछे मैंने आपको बताया था, एक्यूरेसी के बारे में बता सकती है, लेकिन इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं बता सकती, क्योंकि वो हमें स्पेसिफिसिटी और रिलायबिलिटी से ही पता चलती है, और वो हम कहते हैं कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी से ही हमें पता चलती हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर हमारे पास आता है कि स्क्रीनिंग से क्या मुराद है। वो कहते हैं कि हमारे पास ना डायग्नोस्टिक टेस्ट को डिफरेंशिएट करना चाहिए। वो कहते हैं कि पहले हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट ऐसे होते हैं जिनको हम लोग जो है वो पीछे बता चुके हैं, फिर हमारे पास कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि हम स्क्रीनिंग के थ्रू करते हैं। सेकंड सॉर्ट ऑफ टेस्ट इज स्क्रीनिंग टेस्ट। ये वो टेस्ट होते हैं जो कि हम उन पीपल को अप्लाई करते हैं हु हैव नो पर्टिकुलर रीजनिंग टू सस्पेक्ट ऑफ हैविंग अ डायग्नोसिस। जी, मतलब उनके अंदर हमारे पास कोई ये नहीं होता कि इनके अंदर ये डायग्नोसिस होगा ही होगा, वो बस एक बेसिकली प्रैक्टिस होती है ताकि उनकी हेल्थ को आ सके। डिफरेंट स्क्रीनिंग टूल्स हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट चीज़ें हम यूज़ करते हैं जस्ट टू असेस दैट पेशेंट, देखने के लिए कि पेशेंट को प्रॉब्लम है कि नहीं है। कैंसर के लिए स्क्रीनिंग की जाती है, ठीक है। इसके अलावा लम्प्स के लिए जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में उसके लिए स्क्रीनिंग की जाती है। जो पेशेंट उस पॉपुलेशन के रिस्क पर होते हैं उनके अंदर हम जो है वो स्क्रीनिंग करते हैं। तो वो कहते हैं कि टेस्टिंग को स्क्रीनिंग से हम लोग को जो है वो दूर करना चाहिए। डायग्नोस्टिक टेस्ट उसने कहा और स्क्रीनिंग टेस्ट उसने कहा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिस्टमेटिक रिव्यूज है, वो यही बात उसने पीछे की तरह ही किया हुआ है। यहाँ पर उसने एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के टेस्ट की एग्जाम्पल दी हुई है कि हम लोग जो है किस तरह से टेस्ट को स्टडी करते हैं, और डिफरेंट उसने जो है वो हम लोग को बताया कि कॉकराइन कोलैबोरेशन ही हम लोग को इफेक्टिव एविडेंस प्रोवाइड कर सकती है। बेसिकली ये चैप्टर इतना कोई खास जो है वो एंड से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो बातें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। आपको टाइप ऑफ स्टडीज आनी चाहिए, टाइप्स ऑफ बायसनेस आनी चाहिए, टाइप्स ऑफ रिसर्चेस के बारे में आपको पता होनी चाहिए, और आपको एक बेसिक ओवरव्यू होना चाहिए कि किस तरह की रिसर्च हम लोग को किस तरह का बेस्ट एविडेंस प्रोवाइड कर सकती है। थैंक यू सो मच। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी अबाउट द चैप्टर नंबर 4।